हेलो बच्चों, हम लोग इवोल्यूशन चैप्टर पढ़ रहे थे जिसमें हमने स्टैनले मिलर का एक्सपेरिमेंट तक कर लिया था, जो कि यूरे एंड मिलर ने एक एक्सपेरिमेंट किया था और इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू उन्होंने ओब्रीन हेल्डन के द्वारा दिया गया केमिकल इवोल्यूशन की जो थ्योरी थी उसको सही सिद्ध कर दिया था। इसमें हमने कहाँ तक पढ़ा था, थोड़ा सा पहले रिकॉल कर लेते हैं। जब हमने यूरे और मिलर का एक्सपेरिमेंट बताया था तो हमने बताया था कि लास्ट में उन्हें कुछ ऑर्गेनिक सब्सटेंस मिले थे जिसमें 3 एमिनो एसिड मिली थी, जिसको हमने कहा था कि आग से याद कर लेना, एलेलीन, एस्पार्टिक एसिड एंड ग्लाइसिन। ठीक है, ये 3 अमीनो एसिड मुख्य रूप से उन्हें प्राप्त हुई थी। आगे इस एक्सपेरिमेंट को और मॉडिफाई किया था तो इसमें इन्होंने शुगर भी देखा था और फैटी एसिड भी मिला था इनको। ठीक है, और बहुत सारी अदर चीज़ें मिली, जैसे यूरिया मिला और भी बहुत सारे अमीनो एसिड मिले। तो इससे ये प्रूव हुआ था इस एक्सपेरिमेंट से कि मतलब हाँ, जो पहली लाइफ या पहली सेल जो अर्थ पर बनी रही होगी वो कहीं ना कहीं केमिकल से बनी रही होगी, यानी ये कहीं ना कहीं एबायोजेनेसिस थ्योरी को ही सही प्रूव कर रहा था। ठीक है, उसके बाद अब जो सेल्स बनती हैं वो पुरानी सेल से बनती हैं, मतलब जो न्यू सेल्स बनती हैं वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से बनती है, यानी अब बायोजेनेसिस की थ्योरी चल रही है। लेकिन अगर हम पूछें कि फर्स्ट सेल लाइफ पर कैसी बनी रही होगी तो वो कहीं ना कहीं एबायोजेनेसिस से बनी रही होगी, यानी केमिकल्स के थ्रू बनी रही होगी। अब आगे क्या हुआ कि यूरे एंड मिलर के एक्सपेरिमेंट से हमने ये चीज देखा था कि इनऑर्गेनिक सब्सटेंस से ही आगे चल के कुछ ऑर्गेनिक सब्सटेंस बने। अब इन्हीं ऑर्गेनिक सब्सटेंस से आगे चल के कुछ मैक्रोमोलिक्यूल्स बने। क्या बने? मैक्रोमोलिक्यूल्स। पहले अर्ली अर्थ पर सिर्फ इनऑर्गेनिक सब्सटेंस थे, उन इनऑर्गेनिक सब्सटेंस की आपस में रिएक्शन हुई तो ऑर्गेनिक सब्सटेंस बने, और ये चीज़ यूरे एंड मिलर के एक्सपेरिमेंट से प्रूव भी हुआ। और यही ऑर्गेनिक सब्सटेंस आगे चल के कुछ मैक्रोमोलिक्यूल बनाएंगे जिसको हम सेल लाइक स्ट्रक्चर कह सकते हैं, मतलब सेल के जैसा कुछ बनना स्टार्ट हो गया था। उसको हम पूरी तरीके से सेल तो नहीं कह सकते, बट सेल जैसा स्ट्रक्चर देखने को मिलता है, जिसको हम प्रोटोबियॉन्ट्स कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रोटोबियॉन्ट्स। मतलब ये सेल जैसे थे, अभी सेल नहीं बनी है। प्रोटोबियॉन्ट्स को अगेन हम 2 टाइप्स में मतलब डिवाइड कर सकते हैं, प्रोटोबियॉन्ट्स कोइसरवेट्स एंड माइक्रोस्फीयर। कोइसरवेट्स का जो हाइपोथेसिस था ये ओपरीन मानते थे कि जो मैक्रोमोलिक्यूल बना वो कोइसरवेट्स था, और माइक्रोस्फीयर का जो दिया गया था वो सिडनी फॉक्स के द्वारा दिया गया था। सिडनी फॉक्स ने ये नाम यूज किया था मैक्रोमोलिक्यूल के लिए, माइक्रोस्फीयर, जबकि ओपरीन का मानना था कि नहीं, जो माइक्रो बने थे वो कोइसरवेट्स थे। इन दोनों में डिफरेंस क्या है? जो कोइसरवेट्स थे वो मैक्रोमोलिक्यूल विच आर सिंथेसाइज्ड इन प्री इन्वायरमेंट, मतलब जो पहली पुरानी प्राचीन पृथ्वी थी, प्री अर्थ थी, उस प्री इन्वायरमेंट में जो पहले मैक्रोमोलिक्यूल बने, यही जो ऑर्गेनिक सब्सटेंस बने वो ऑर्गेनिक सब्सटेंस अब आपस में जुड़ेंगे, एक दूसरे से कंबाइन करेंगे, और कंबाइन करके उन्होंने क्या बनाया? कोइसरवेट्स बनाया। लेटर कम टुगेदर एंड फॉर्म लार्ज कोलाइडर ड्रॉप लाइक स्ट्रक्चर। फिर ये आपस में और पास आए और ये ड्रॉप लाइक स्ट्रक्चर बनाए, जिनको अब हम जिनको क्या नाम दिया ओपरीन ने? कोइसरवेट्स। और ये थे किस चीज के क्लस्टर थे? क्लस्टर ऑफ प्रोटीन। ये प्रोटीन के क्लस्टर थे। इसमें पॉलीसैकेराइड था, पॉलीसैकेराइड मतलब कार्बोहाइड्रेट की बात हो रही है, प्लस इसमें वाटर था, मतलब वाटर, प्रोटीन और पॉलीसैकेराइड आपस में क्लस्टर बना दिए, आपस में ज्वाइंट हो गए, जिसको हमने क्या कहा? कोइसरवेट्स कहा। बट इसका जो सबसे बुरा जो ड्रॉबैक था वो ये था कि इसमें विदाउट लिपिड, इसमें लिपिड नहीं थी। और हमें अच्छी तरीके से पता है कि जो सेल होती है, सेल में एक लिपिड की आउटर मेम्ब्रेन होनी चाहिए, बाउंड्री होनी चाहिए। तो कहीं ना कहीं जब इसमें लिपिड की मेम्ब्रेन नहीं थी, बाउंड्री नहीं थी, तो सो इट कैन नॉट रिप्रोड्यूस, ये रिप्रोड्यूस नहीं कर सकता, डिवाइड नहीं कर सकता। तो ये कहीं ना कहीं सेल की कैटेगरी में नहीं आता है। सेल लाइक स्ट्रक्चर है बट ये रियल सेल नहीं थी। ठीक है, माइक्रोस्फीयर जो कि सिडनी फॉक्स ने कहा था कि मिक्सचर ऑफ 18 अमीनो एसिड, लगभग 18 अमीनो एसिड, कोल्ड वाटर प्लस लिपिड बाउंड्री, इसमें लिपिड की बाउंड्री भी थी, और इस तरीके के जो मैक्रोमोलिक्यूल बने उनको सिडनी फॉक्स ने कहा ये माइक्रोस्फीयर है। एबल टू रिप्रोड्यूस, ये रिप्रोड्यूस कर सकते थे, मतलब 1 से 2 बन रहा है, मतलब एक माइक्रोस्फीयर डिवाइड करके 2 बना रहा है, फिर ये डिवाइड करके ऐसे, मतलब इसमें डिवाइडिंग कैपेसिटी है, इट कैन डिवाइड यानी रिप्रोड्यूस। क्यों रिप्रोड्यूस कर रहा है? क्योंकि इसमें लिपिड की बाउंड्री है, इट हैज लिपिड बाउंड्री। जबकि जो कोइसरवेट्स थे इनमें रिप्रोडक्शन करने की, डिवाइडिंग कैपेसिटी नहीं थी, तो ये तो बिल्कुल सेल की कैटेगरी में नहीं आता। हाँ, इसमें सेल लाइक कुछ गुण दिखाई दे रहे हैं, लेकिन ये दोनों ही हाइपोथेसिस आज के समय में हम सही नहीं मानते।
कोइसरवेट्स और माइक्रोस्फीयर को। क्यों? बिकॉज इट हैज नो न्यूक्लिक एसिड, इसमें न्यूक्लिक एसिड ही नहीं है। आप जानते हैं कि कोई भी सेल के अंदर जब तक न्यूक्लिक एसिड नहीं होगा, डीएनए या आरएनए नहीं होगा, उसे डिवाइड करके करेगी क्या? वो तो मतलब लिविंग की कैटेगरी में नहीं आती, ठीक है। तो इसके पास न्यूक्लिक एसिड ही नहीं था। तो फिर आगे चल के ये माना गया कि जो फर्स्ट बायो मैक्रोमोलिक्यूल, जिसको हम बायोलॉजिकल मैक्रोमोलिक्यूल कह सकते हैं, वो क्या बना था? आरएनए बना था। सबसे पहला बायोलॉजिकल मैक्रोमोलिक्यूल क्या बना था? आरएनए बना था। फिर आरएनए और प्रोटीन कंबाइंड हुए तो बना न्यूक्लियोप्रोटीन, और फिर न्यूक्लियोप्रोटीन के ऊपर लिपिड की मेम्ब्रेन आई, वो हमारी सबसे पहली सेल कहलाई, जिसको हम बोलते हैं प्रोटोसेल। ओके, न्यूक्लियोप्रोटीन प्लस, क्योंकि लिपिड मेम्ब्रेन नहीं होगी तो रिप्रोडक्शन नहीं कर पाएगा, डिवाइड नहीं कर पाएगा, तो जो सबसे पहली प्रोटोसेल यानी कि फर्स्ट फॉर्म ऑफ लाइफ आप इसको कह सकते हैं। ये सब अपना अपना हाइपोथेसिस इन्होंने दिया था। ये सारी चीजें कहाँ हो रही थी? समुद्र में हो रही थी, ओशन में हो रही थी। यानी जो फर्स्ट लाइफ बनी थी वो कहीं ना कहीं ओशन में बनी थी, समुद्र में बनी थी। यूरे एंड मिलर ने ये जो एक्सपेरिमेंट करके ये यू आकार की नली में जो उनको लाल रंग का मटेरियल प्राप्त हुआ था, उस यू आकार की नली को उन्होंने क्या कंसीडर किया था? उन्होंने कहा था कि ये ओशन है, ये समुद्र है, ठीक है, और इस समुद्र में ये चीजें बन रही हैं। फिर उसी में से कुछ ऑर्गेनिक सब्सटेंस आपस में पास आए और उन्होंने, कुछ ने कोइसरवेट बनाया, कुछ कहते हैं, सिडनी फॉक्स मानते हैं कि माइक्रोस्फीयर बना। कोइसरवेट्स में लिपिड बाउंड्री नहीं थी, तो ये रिप्रोडक्शन नहीं कर सकता था, ये डिवाइड नहीं कर सकता था, तो ये तो बिल्कुल सेल जैसा, इसमें कोई क्वालिटी नहीं दिख रही है। बट माइक्रोस्फीयर में लिपिड मेम्ब्रेन थी, माइक्रोस्फीयर कैन डिवाइड, कैन रिप्रोड्यूस, तो हाँ, ये हम इसको कह सकते हैं कि इसमें सेल जैसे लक्षण नजर आ रहे हैं। बट अगेन जो ड्रॉबैक था ये था कि दोनों में ही न्यूक्लिक एसिड नहीं था, ना तो कोइसरवेट्स में ना तो माइक्रोस्फीयर में न्यूक्लिक एसिड नहीं था। यानी डीएनए और आरएनए में से कुछ तो होना चाहिए। तो सबसे पहला जो बायो मैक्रोमोलिक्यूल माना जाता है वो क्या माना जाता है? आरएनए बना था। सबसे पहला बायो मैक्रोमोलिक्यूल आरएनए बना। आरएनए और प्रोटीन ने मिलकर फिर न्यूक्लियोप्रोटीन बनाया, और फिर इसके ऊपर लिपिड की मेम्ब्रेन आई होगी, माइक्रोस्फीयर वगैरह स्ट्रक्चर बने होंगे, तब हमारी सबसे पहली सेल बनी होगी, जिसको हमने बोला प्रोटोसेल। ओके, तो बच्चों इस तरीके से हमने देखा कि सबसे पहला जो फर्स्ट बायो मॉलिक्यूल माना जाता है वो क्या बना था? आरएनए बना था। हमें पता है कि आज जो हमारा मेन न्यूक्लिक एसिड है वो डीएनए है, ठीक है, लेकिन डीएनए से पहले आरएनए हमारा न्यूक्लिक एसिड होता था, मतलब डीएनए से पहले आरएनए का इवोल्यूशन हुआ है। ओके, उसके बाद जो सेलुलर लाइफ स्टार्ट हुई, जो सेल बनने की जो प्रक्रिया स्टार्ट हुई, उससे पहले सेल लाइक स्ट्रक्चर बने थे जो पूरी तरीके से सेल नहीं थे, हम उनको कह सकते हैं कि ए सेलुलर लाइफ। यानी पहले केमिकल से ए सेलुलर लाइफ बनी थी, उसके बाद कहीं ना कहीं सेलुलर लाइफ की ओरिजिन हुई है। अब सेलुलर लाइफ कैसे बनी है? एक्चुअली में जो पहले जो आप कह सकते हैं कि बने सब्सटेंस, जिनको हम सेल लाइक स्ट्रक्चर कह सकते हैं, वो उनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन अगर हम देखें तो वो पहले कैसे थे? कीमो हेटेरोट्रॉफ्स थे। ये हम देख रहे हैं कि कैसे जो हमारा पृथ्वी का जो इन्वायरमेंट था पहले रिड्यूसिंग था, उसमें ऑक्सीजन नहीं था। ऑक्सीजन कहाँ से आया? रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर ऑक्सीडाइजिंग में कैसे चेंज हुआ? जो पहले प्री फॉर्म सेल थी, जो सबसे पहली सेल्स बनी थी, वो किस तरीके का न्यूट्रिशन करती थी? वो कीमो हेटेरोट्रॉफ्स थी, मतलब केमिकल से अपना फूड लेती थी और हेटेरोट्रॉफ्स थी। उसके बाद कीमो हेटेरोट्रॉफ्स से ओरिजिनेट हुए कीमो ऑटोट्रॉफ्स। कीमो हेटेरोट्रॉफ्स के बाद कौन आए? कीमो ऑटोट्रॉफ्स आए। अब यहाँ पे ऑटोट्रॉफ्स लग गया तो इसका मतलब ये नहीं कि ये फोटोसिंथेसिस करने वाले हैं, ठीक है, ये फोटोसिंथेसिस करेंगे बट ऑक्सीजन इवॉल्व नहीं करेंगे। हमने आज तक आप शुरू से ही हम ये पढ़ते हुए आ रहे हैं कि जो फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन होती है तो ऑक्सीजन निकलता है, बट ये वाले जो कीमो ऑटोट्रॉफ्स प्री अर्थ पर बने थे, ये नॉन ऑक्सीजनेटेड फोटोसिंथेसिस करते थे। मतलब ये फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन तो करते थे लेकिन ऑक्सीजन नहीं इवॉल्व करते थे, है ना। फिर कीमो ऑटोट्रॉफ से बना फोटो ऑटोट्रॉफिक, और ये हमारे जो फोटो ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म बने, ये ऑक्सीजनेटेड थे, फोटोसिंथेसिस करते थे, मतलब ये ऑक्सीजन देते थे। जब ये फोटोसिंथेसिस से रिएक्शन किए तो इन्वायरमेंट में, पर्यावरण में इन्होंने ऑक्सीजन दिया, ऑक्सीजन इवॉल्व हुआ, और ऑक्सीजन जब निकला तो इसकी वजह से अदर गैसेस का फॉर्मेशन हुआ, ऑक्सीजन से मिलकर अदर गैसेस बनी, और इस तरीके से ब्लू ग्रीन एल्गी ओशन में सबसे पहले ओरिजिनेट हुए। ब्लू ग्रीन एल्गी साइनोबैक्टीरिया, जो कि ऑक्सीजनेटेड फोटोसिंथेसिस कर रहे थे, यानी ऑक्सीजन इवॉल्व कर रहे थे, और इस तरीके से इन्होंने रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर को चेंज कर दिया ऑक्सीडाइजिंग एटमॉस्फेयर में। मतलब अब अर्थ पर ऑक्सीजन आ गया, और ऑक्सीडाइजिंग एटमॉस्फेयर होने से फर्स्ट यूकैरियोटिक सेल का फॉर्मेशन हुआ। इस तरीके से हम देख रहे हैं कि प्रोकैरियोटिक से यूकैरियोटिक तक आने का ये जो सीक्वेंस है, इसको इसी सीक्वेंस में हमें लर्न करना पड़ता है, ठीक है।
नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसी को आगे बढ़ाएंगे, इसी चैप्टर को अभी कंटिन्यू रखेंगे। तब तक आप लोग अपनी नोट्स बनाते रहिए, पढ़ते रहिए, और अगर आपको मेरी वीडियो हेल्पफुल लग रही है तो प्लीज़ लाइक कर दिया करिए। टिल देन गुड बाय, थैंक यू वेरी मच।